नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे राज हॉरर स्टोरी चैनल में। दोस्तों, अभी आपने सुना पिछले एपिसोड में नई हॉरर स्टोरियाँ। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज लेकर हाजिर हैं अपने आप चलने वाला जहाज, एक दिल दहलाने देने वाली कहानी। तो दोस्तों सुनिए और आनंद लीजिए। रोमानिया के तलापा गांव में के एक किसान की लड़की, इसलिए उन्होंने जुगुन अपनी दादी के घर जो बुहाई में था जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे सड़क के किनारे कुछ सिक्के पड़े मिले। 11 साल की उस लड़की ने वो सिक्के उठा लिए और उसने बुहाई में मिठाई खरीदी और खा गई। जब वह अपनी 105 वर्षीय दादी के पास पहुंची और उससे यह सब बताया तो वह नाराज़ हो गई। दादी ने, जिसको आसपास के लोग डायन भी कहते थे, उसे आगाह किया कि रास्ते में शैतान ने, रोमानिया में उसे ड्रैको कहते हैं, तुम्हें ललचाने के लिए सिक्के फेंक दिए थे और तुम शैतान के चंगुल में आ गई। अब वह तुम्हें भी आज़ाद नहीं करेगा। दूसरे दिन से ही जुगुन के साथ अनहोनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जुगुन के घर अचानक पत्थर आ गिरते, जिनसे खिड़कियों के कांच टूट जाते और जुगुन के पास जो भी चीज़ होती वह अचानक उछल जाती और उड़कर दूर जा गिरती। उसकी दादी समझ गई कि उस पर शैतान हावी हो गया है। उसने उसको तुरंत उसके पास घर तलापा भेज दिया, लेकिन वहाँ भी अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उसके पास रखा पानी भी से भरा जग अचानक हवा में उड़ जाता और कई फीट तक दूर पानी छलकाए पहुँच जाता। उसके पास एक रखा बॉक्स अचानक हवा में उठ गया और कमरे में बैठे उसके एक रिश्तेदार के सर के पीछे चोट लगाकर गिर गया। जुगुन के घर के लोग घबरा गए और उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया। इस दौरान लड़की के किस्से अखबारों में प्रकाशित हो गए और जर्मनी में रह रहे अस्थायी मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता फ्रिज ग्रुनवोल्ड एक पत्रकार कूबी कलेन को लेकर उसके गांव पहुंचे और उसे पागल खाने से छुड़ाकर अपने साथ ले आए। उन्होंने 9 से 18 मई 1925 के बीच जुगुन के साथ होने वाली हरकतों का अध्ययन किया। इस दौरान उसके आसपास की वस्तुओं का सरक जाना, बड़े बर्तनों का मुट्ठी पर से घूम जाना और कभी कभी वस्तुओं का अचानक लोगों के पिक जाना जैसी घटनाएं हुई। जब तक अब तो अचानक कोई थप्पड़ मार दे, ऐसा एहसास भी जुगुन को होने लगा। जुलाई 1925 में ग्रैंडवेल्ड के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जुगुन फिर अपने परिवार में आ गए। उसके साथ उसके परिवार वाले चिंता में पड़ गए, लेकिन कुछ ही साल बाद वियना की एक औरत, जिसने वर्षों तक वैज्ञानिकों को अनुसंधान किए थे, की दिलचस्पी जुगुन में जागी और सितंबर 1925 को वह उससे मिलने आई। उसने खुद को उसके पास रहकर उन अनहोनी घटनाओं को देखा और जनवरी 1926 में वह अपने वियना में अपने फ्लैट पर लौट गई। वियना की वह औरत जो बिस्लिको कॉन्स्टेंस थी, उसने जुगुन के मामले पर 1926 में पुस्तक लिखी। उसने लिखा था कि एक बार जब मैं अपने कमरे में आई तो जुगुन मेरे पीछे थी। मैंने अचानक देखा कि खिड़की में से कोई छाया धीरे धीरे सरक कर अंदर आ रही है। फिर मैंने किसी के गिरने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि कमरे में एक छोटा सा बक्सा पड़ा है, जिसमें पादरियों के पहनने के टोप भरे हैं। उन्हीं में से कुछ टोप बाहर भी बिखरे पड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से आए थे। ऐसे ही एक समय जब जुगुन अपने हाथ में बिल्ली लिए किताबों की अलमारी के पास खड़ी थी, तो मैंने देखा कि उसके पीछे के घेरे हरे रंग की छाया निकल रही है, हमारी टेबल पर गिर रही है। वहाँ मुझे टिन बॉक्स दिखाई दिया। मुझे ध्यान आया कि वह तो कमरे में दूसरी तरफ पड़ा था। म्यूनिक के डॉक्टर हंसराज रोजेबुन्स की जुगुन की जांच पड़ताल की। उसने बाद में दावा किया कि लड़की झूठी है और वह जो कुछ कहती है वह
वह कांस्टेंस की मदद से करती है। इससे दुनिया में हंगामा हो गया। एक अन्य डॉक्टर हैरी प्राइस ने भी जांच पड़ताल की और उसने कहा कि इस अनहोनी घटनाओं का सिलसिला तब भी जारी रहा जब काउंटेंस मौजूद नहीं थी और जुगुन को बंद कमरे में रखा गया था। इस पर वियना के कई प्रमुख वैज्ञानिक और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल में जुटे और उन्होंने माना कि जुगुन की उपस्थिति में ही अनहोनी घटनाएं होती हैं। कांस्टेंस के रोजेबुनस पर मानहानि का मुकदमा किया, हालांकि वह तकनीकी कारणों से खारिज किया हो गया। यह विवाद शायद आगे भी चलता, लेकिन 1927 के 14वें जन्मदिन के बाद जब उसे पहली महामारी हुई तो इन अनहोनी घटनाओं का सिलसिला बंद हो गया। इसके बाद वह रोमानिया के हेयर ड्रेसर का काम करने लगी और उसके साथ कई अनहोनी घटनाओं के किस्सों वर्षों तक लोगों के चर्चा का विषय बने रहे। अमेरिका में प्रेतों से अभिशाप्त हुई कई मकान हैं जहां लोग प्रेतों के भय से रहना ही नहीं चाहते। ऐसे प्रेतों को अभिशाप्त न जाने कितने मकान आज भी खाली पड़े हैं। ऐसा ही एक मकान है जिसे 18वीं सदी के वर्जीनिया के एक व्यक्ति ने बनाया था। कई वर्षों तक उस भव्य मकान में लोग चैन से जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक रात उनके जीवन में भयानक चीख ने अशांति पैदा कर दी। उस भयानक चीख ने अशांति पैदा कर दी के आंतरिक होकर लोगों ने उस मकान को खाली कर दिया। फिर धीरे धीरे वह भव्य मकान खंडन में तब्दील होने लगा। 40 वर्ष पूर्व इस भव्य मकान की मरम्मत कराई गई और फिर उसमें लोगों के रहने का साहस किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मकान के भीतर कदम रखा, एक महिला की भयानक चीख ने उनके दिल को दहला दिया। उसके बाद तो हृदय विदारक चीखें, भारी भारी कदमों की आवाज़ें, आहटें और तरह तरह की आवाज़ें आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। इतना ही नहीं, उस विशाल भवन में स्थित पुस्तकालय में टांगी एक बड़ी तस्वीर ने अपने आप रंग बदल लिए। उसी मकान में एक बार एक व्यक्ति ने 2 कृष्णकाय व्यक्तियों को सहायता के लिए पुकारते देखा। उसका कहना था कि दोनों व्यक्ति प्रेत थे जो उसी विशाल भवन में निवास करते थे। अक्सर कहा जाता है कि असमय मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को कुछ समय प्रेत योनि में रहना पड़ता है। शराब बनाने वाली एक कंपनी के मालिक विलियम लैम्प नामक व्यक्ति के उजाड़ मकान में घटने वाली घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि विलियम लैम्प ने किसी कारणवश अपने 2 बेटों के साथ आत्महत्या कर ली थी। बाद में किसी व्यक्ति ने उनके निवास स्थान को खरीद लिया। जब उसने उस मकान की मरम्मत करानी शुरू की तो मकान के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाया करते। उन बंद दरवाज़ों में अपने आप ताले भी लग जाते और ऐसा प्रतीत होता मानो कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। अमेरिका के ही एक अन्य मकान में सीढ़ियों पर निवास करने वाला प्रेत किसी को सताता नहीं है। वह किसी दयालु व्यक्ति का प्रेत लगता है। वह लोगों को कभी कभी ही दिखता है, पर जब भी लोगों को दिखाई देता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मधुर मुस्कान के साथ लोगों के स्वागत में खड़ा हो। जब भी कोई जड़ निर्जीव वस्तु अपनी इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर कोई कार्य करने लगती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य ही छिपा होता है। विज्ञान ऐसे तथ्यों को बेबुनियाद बताता है कि इतिहास में घटित घटनाओं को नकारा कैसे जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार की घटनाएं एक नहीं अनेक बार घट चुकी हैं। लकड़ी तथा लोहे से बना एक यात्री समुद्र जहाज का नाम एस हमबोल्ड था, जो मालवाहक भी था। इस जहाज से समुद्री यात्रा का प्रारंभ 1898 में किया गया। अपने प्रारंभिक दौर में इस जहाज के सीटल के अल्कासा के बीच यात्रा हुआ करती थी। इस जहाज के कैप्टन का नाम इलियाज जी बोफमन था। यह जहाज प्रारंभ होने के दिन से ही उसे सौंप दिया गया था। कैप्टन बोफमन ने अपना समुद्री जीवन भी हमबोल्ट से ही आरंभ किया था। यह भी आरंभ से लेकर अंत तक एक विचित्रता
ही रही कि न तो किसी अन्य कैप्टन ने इस जहाज़ का कभी संचालन किया और न ही कैप्टन बोफमन ने ही किसी दूसरे जहाज़ का संचालन किया। कुछ दिनों तक यह जहाज़ सीटल और अल्कसा बंदरगाह के बीच चलने के बाद प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी बंदरगाहों के बीच भी चलने लगा। कालांतर में कई बार जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाने के कारण इस जहाज़ को विद्युत कर देने पर विचार किया गया, परंतु बोफमन के शालीन विरोध के कारण इस जहाज़ को विघटित नहीं किया जा सका। अपना जल जीवन उसी जहाज़ से शुरू करने के कारण कैप्टन बोफमन का इस जहाज़ से खास लगाव था। जब 1934 में कैप्टन बोफमन ने जहां नौकरी से अवकाश ग्रहण किया, तब हमबोल्ट को विघटित करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि किसी भी अन्य कैप्टन ने इस जर्जर हो चुके जहाज़ का कार्यभार स्वीकार कर खतरा मोल लेना उचित न समझा। अवकाश प्राप्त करने के 8 अगस्त 1935 के दिन कैप्टन बोफमन का कैलिफोर्निया में जिस समय निधन हुआ, ठीक उसी समय से लगभग 650 किलोमीटर दूर पड़े बंदरगाह पर खड़े हमबोल्ट जहाज़ के लंगर अपने आप खुल गए और यह उत्तर दिशा की ओर कैलिफोर्निया के लिए अपने आप रवाना हो गया। इस जहाज़ को पेड़ों बंदरगाहों पर विघटित करने के लिए लाया गया था और वहीं लंगर डालकर इसे खड़ा कर दिया गया था। अपने आप चलने वाले इस जहाज़ को देखकर पेड़ों बंदरगाह पर मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बिना चालक के ही यह जहाज़ अपनी दिशा में बढ़ने लगा। लोग जब तक इस जहाज़ को रोकने का प्रयास करते, यह समुद्र में काफ़ी अंदर जा चुका था। उस समय जहाज़ में कोई भी व्यक्ति नहीं था। बिना ईंधन ही यह जहाज़ समुद्र में यात्रा करता रहा। एक अन्य कैप्टन की सहायता से इस जहाज़ को लगभग 6 माह बाद वापस पेड़ों बंदरगाह में लाया जा सकता। जहाज़ के अपने आप चलने की घटना जांच करने के लिए जांच कमीशन नियुक्त किया गया, परंतु नतीजा शून्य ही रहा। अंत में यही मानकर संतोष कर लिया गया कि कैप्टन बोफमन की आत्मा से इसका गहरा संबंध था, इसलिए उसे अंतिम विदाई देने के लिए जहाज़ सारे लंगरों को तोड़कर बिना तेल कोयले के अपने आप चल दिया था। इसी सीटल बंदरगाह की एक और घटना, कैप्टन मार्लिन ओल्सेन नामक एक मछुआरा विगत अनेक वर्षों से लीलायन नामक अपनी नौका की सहायता से साल्मन मछलियों का शिकार किया करता था। उसने अपने जीवन भर अपनी उसी नौका से मछलियों का शिकार किया था। मार्लिन ओल्सेन जब बूढ़ा हो गया और शिकार के लिए उसका जाना संभव न रह गया, तो उसने अपने पेशे से अवकाश ले लिया। मुहबस उसने अपनी प्रिय नौका को समुद्र तट से कुछ दूर अपने निवास स्थान के निकट बालू में रख छोड़ा। 9 वर्षों तक वह नाव खुले आकाश के नीचे रहने के कारण जीर्ण शीर्ण होकर बाल में धंस गई। जिस दिन ओल्सेन का देहांत हुआ, उस दिन समुद्र अपेक्षाकृत शांत था। किसी तरह का तूफान या ज्वार भी नहीं आया, परंतु आज से प्रसिद्ध रूप से वह नाव बालू में से अपने आप निकलकर समुद्र में चली गई और समुद्र में अपने आप तैरने लगी। 3 दिनों तक वह नाव बिना किसी नाविक के समुद्र में घूमती रही और उसके बाद आयरलैंड के तट के निकट वह स्थान पर जा खड़ी हो गई जहां ओल्सेन को दफनाया गया था। समुद्र में लहरें आती रही, किंतु वह नाव बिना किसी सहारे की उसी स्थान पर 12 वर्षों तक खड़ी रही। ठीक 12 वर्षों के बाद उसी दिन जिस दिन ओल्सेन का देहांत हुआ था, वह नाव पुनः समुद्र के रास्ते स्वयं ही चलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां ओल्सेन ने उसे रखा था। इस घटना के बाद लोगों ने ओल्सेन का ताबूत उसी नाव के बीच में रखा, जबकि ओल्सेन को आयरलैंड के निकट दफनाया गया था। जो लोग मरणोत्तर जीवन में विश्वास करते हैं
वो मानते हैं कि मरने के बाद सूक्ष्म शरीर कई बार तो जन्म ले लेता है, किंतु कई बार वह बहुत समय तक पुरानी वस्तुओं, पुराने व्यक्तियों तथा पुरानी परिस्थितियों के साथ अत्यधिक मोह बढ़ जाने के कारण उन्हीं में रहना पसंद करता है। तो आइए इस कबाल खाने के नगाड़े से संबंधित भूत का रहस्य जान लें। जोसेफ ग्लेनविल इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के फैले रहे। वे एक प्रामाणिक और सम्मानित नागरिक थे। उन्होंने अपने एक स्मारण में इस घटना का उल्लेख किया। जोसेफ के अनुसार इंग्लैंड के बिल्टशायर नामक स्थान पर नियुक्त एक न्यायाधीश की अदालत में विचित्र केस आया। हुआ यह कि अद्विचित सब व्यक्ति कहीं से एक पुराना नगाड़ा खरीद कर लाया। नगाड़ा क्या खरीद कर लाया, वह उसे सड़क पर खड़ा होकर विचित्र ढंग से बजाता, भीड़ इकट्ठी करता और पैसे बटोरता था। पुलिस ने उसे रास्ता रोकने और अवांछनीय भीड़ एकत्रित करने के आरोप में पकड़कर नगाड़े सहित उच्च अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने उसे सिर्फ चेतावनी भर देकर छोड़ दिया और साथ ही पुराने कबाड़ खाने के नगाड़े को जब्त करने के आदेश प्रदान किए। पागल सा लगने वाला वह व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ तथा नगाड़े को कौतूहलवश पुलिस से न्यायाधीश महोदय के घर पर पहुंचा दिया, जहां उस निरर्थक समझकर एक फालतू स्थान पर पटक दिया गया। जिस दिन नगाड़ा न्यायाधीश महोदय के घर पहुंचा, तभी से भूत के उपद्रव शुरू हो गए। फिर क्या था, किवाड़ों को खटखटाना, छत पर धमा चौकड़ी मचाना, आंगन में उछल कूद करना जैसी आम घटनाएं निरंतर होने लगी। काफ़ी तलाश करने पर भी कोई दिखलाई नहीं देता। स्वयं प्रयत्न करने और नौकरों की सहायता लेने के बाद भी जब इस अदृश्य उपद्रव का समाधान न हो सका तो पुलिस की सहायता ली गई, किंतु पुलिस देखते सुनते हुए भी कुछ न कर सकी। एक दिन न्यायाधीश महोदय ने देखा कि किसी हट्टे कट्टे आदमी ने जोर का धक्का देकर किवाड़ खोल लिए हैं। किवाड़ों की चटखनी टूटी गई है। वह मजबूत व्यक्ति ओवरकोट पहने हुए घर के भीतर घुसता ही चला गया। आंगन से होता हुआ वह सीढ़ियों से छत पर जा पहुंचा। आश्चर्यचकित की बात यह थी कि घर वालों को ओवरकोट तो आंखों से दिख रहा था, किंतु उसे पहनने वाले के हाथ पैर, चेहरा आदि सब कुछ नदारद था। आंखों देखी इस घटना के कारण न्यायाधीश महोदय ने इसे भूत की ही करतूत मान लिया। अब वे इसका समाधान ढूंढने लगे। जब न्यायाधीश महोदय ने काफ़ी प्रयत्न किया तो एक कोने में कबाड़ खाने का वह नगाड़ा ही उन्हें संदेह की ओर ले जाता नजर आया, जिसे एक विचित्र व्यक्ति द्वारा छीना गया था। आखिरकार उन्होंने उस नगाड़े को वहां से हटवा दिया। जब से नगाड़ा वहां से हटाया गया, तभी से भूत के उपद्रव भी समाप्त हो गए। इतना ही नहीं, उस पागल व्यक्ति का भी पता लगाया गया जो अज्ञात था कि वह सदा से ही विक्षिप्त व्यवस्था में ही नहीं था। सस्ता माल देकर कबाड़ खाने से वह इस नगाड़े को खरीद लाया था। जिस दिन से उसने यह खरीदा था, तभी से पागल होकर भीड़ इकट्ठी करने लगा था। जिस दिन से यह नगाड़ा जब्त किया गया, वह पुनः समान स्थिति में पहुंच गया और मोस्कन के घर में भी शांति छा गई। इस प्रकार समझा गया कि नगाड़े के असली मालिक की प्रेत आत्मा भूत बनकर अपनी प्रिय वस्तु नगाड़े से चिपक रही है और वह जहाँ भी पहुँचा उपद्रव निश्चित रूप से हुए। दोस्तों, ये रही अपने आप चलने वाले जहाज और इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ